अगर आप भी एलएलबी कर रहे हो और मूट कोर्ट का वाइवा देना है तो आपके भी दिमाग में ये बात ज़रूर होगी कि क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसका किस तरह से आंसर देना है। किसी तरह की कन्फ्यूज़न तो ज़रूर होगी आपके मन में। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास है मूट कोर्ट के वाइवा में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरह से आपको बड़े ही सिंपल तरीके से उसका आंसर देना है। तो मैं क्वेश्चंस भी बताऊंगी, आंसर भी बताऊंगी और किस किस तरह से आप उसको शॉर्ट में बोल सकते हैं ये तरीका भी बताऊंगी। तो क्लास को पूरी ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें इसका अपने सब्जेक्ट का नाम ही नहीं पता होता है कि मूट कोर्ट का फुल नाम क्या है। तो पहला क्वेश्चन ये, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ दिस सब्जेक्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके सब्जेक्ट का पूरा नाम क्या है तो आप सिर्फ मूट कोर्ट नहीं बोलोगे, आप बोलोगे मूट कोर्ट प्री ट्रायल प्रिपरेशन एंड प्रिपरेशन इन ट्रायल प्रोसीडिंग। क्या बोलोगे? मूट कोर्ट प्री ट्रायल प्रिपरेशन एंड प्रिपरेशन इन ट्रायल प्रोसीडिंग, राइट। तो ये बेसिक क्वेश्चन, अगर आप यही गलत करोगे तो इसका मतलब कि फिर आपने ढंग से तैयारी ही नहीं की है। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मूट कोर्ट। अब मूट कोर्ट क्या होता है? तो नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इधर उधर का घुमा फिरा के जवाब देने लगते हो कि कोर्ट जैसा ही कुछ होता है, उसको मूट कोर्ट बोलते हैं, बट वो कोर्ट नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कन्फ्यूजन या कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से ऐसे बोल देते हैं, लेकिन आपको बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही क्लियर उसमें बताना है कि अगर हिंदी में बता रहे हो तो आप बोलोगे। पहले मैं आपको इंग्लिश में बता देती हूँ कि आप ये बोल सकते हो, कीवर्ड्स याद कर लो कि ये क्या है, एक आर्टिफिशियल कोर्ट है, ठीक है। किसके लिए? लॉ स्टूडेंट्स के लिए। इट डिबेट ऑन स्पेसिफिक केस, किसी स्पेसिफिक केस पे डिबेट करते हैं आप। कौन सा केस होता है? वो एक इमेजनरी केस होता है जो आपको प्रिपेयर करता है फॉर द पर्पस टू हेल्प स्टूडेंट्स प्रेजेंट देयर केस इन रियल कोर्ट। बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मूट कोर्ट स्टूडेंट्स अटेन द प्रोफेशनल स्किल, इट डज नॉट एक्सरसाइज द जुडिशियल पावर ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो अगर आपसे मूट कोर्ट क्या है पूछा जाए तो आप बताओगे कि ये एक आर्टिफिशियल कोर्ट की तरह होता है लॉ स्टूडेंट्स के लिए, जो तैयार करता है लॉ स्टूडेंट्स को आगे के लिए जब वो रियल कोर्ट में अपने केस को प्रेजेंट कर सके। तो प्रेजेंट करने के लिए उनको एक इमेजिनरी केस दिया जाता है जिसपे वो प्रिपेयर करते हैं अपने आप को इस इमेजिनरी केस के लिए। सारी चीज़ें उसमें रियल होती हैं, सिर्फ जो जुडिशियल पावर होते हैं ना, जो जजमेंट वाली, वो ओरिजिनल नहीं होता। बाकी प्रैक्टिस जो होती है वो पूरी आर्टिफिशियल कोर्ट होता है, लेकिन प्रैक्टिस पूरी ओरिजिनल तरीके से होती है इमेजिनरी केस पे, ठीक है। ये अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मूट कोर्ट एंड कोर्ट। अब सिंपल है कि आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि मूट कोर्ट और कोर्ट में क्या डिफरेंस है। तो द मूट कोर्ट इज एन आर्टिफिशियल कोर्ट विच हैज बीन प्रिपेयर्ड टू गिव ट्रेनिंग टू द स्टूडेंट हाउ टू प्रेजेंट देयर केस इन अ रियल कोर्ट एंड हाउ टू आर्ग्यू देयर एंड टू लर्न द एथिक्स ऑफ कोर्ट रूम। बट द कोर्ट इज रियल and here the advocates present their real cases and the judgment comes by the real judges। अंतर क्या है? मूट कोर्ट एक आर्टिफिशियल कोर्ट होता है जबकि नॉर्मल कोर्ट वो रियल कोर्ट होता है। मूट कोर्ट में आर्टिफिशियल और वैसे केसेस होते हैं जो ट्रेनिंग पर्पज से दिए जाते हैं, जबकि नॉर्मल कोर्ट में क्या होता है? ओरिजिनल केस होते हैं। मूट कोर्ट में आपको तैयार किया जाता है किस चीज़ के लिए? केस को प्रेजेंट करने के लिए। कहाँ पर? रियल कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए, आर्ग्यूमेंट के लिए तैयार होते हैं आप। और एक प्रैक्टिस हो जाती है आपको कोर्ट के एटिकेट्स को समझने की प्रैक्टिस हो जाती है। सबसे मेन आप मूट कोर्ट से क्या सीखते हो अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या सीखते हो? एटिकेट्स ऑफ कोर्ट रूम। कोर्ट रूम के एटिकेट्स क्या होते हैं ये आप सीख जाते हो मूट कोर्ट से। अब अगला है व्हाट इज मॉक ट्रायल। मॉक ट्रायल क्या होता है? तो मॉक ट्रायल प्रैक्टिस होता है किस चीज़ के लिए? रियल केस की प्रैक्टिस। जैसे आपको एक रियल केस पता हो और आपको कल कोर्ट में जाके उस केस के लिए आपको बहस करनी है, उसकी तैयारी आप जब घर पे करते हो ना, रियल कोर्ट में क्या क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वो प्रैक्टिस को बोलते हैं मॉक ट्रायल। तो टू प्रैक्टिस अ रियल केस एट होम बिफोर प्रेजेंटिंग इट इन रियल कोर्ट इज कॉल्ड मॉक ट्रायल। अब व्हाट इज द ऑब्जेक्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मूट कोर्ट। मूट कोर्ट बनाने का ऑब्जेक्ट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। द पार्टिसिपेशन इन द मूट कोर्ट डेवलप्स अमॉन्ग द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू आर्ग्यू with etiquettes of the courtroom as well as ability to identify the legal issues, collect legal materials, prepare argument and answer the questions asked by the court or other side. Importance, These qualities are considered necessary for success in the legal profession। अगर आप लीगल प्रोफेशन में जाना आपका टारगेट है तो आपको लिए मूट कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे आपके अंदर क्या चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। एक तो आर्ग्यूमेंट्स कैसे करना है वो एबिलिटी, दूसरा एटिकेट्स ऑफ कोर्ट रूम आप समझ जाते हो, तीसरा एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द लीगल इशू को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो, आप लीगल मटेरियल्स को कलेक्ट करना सीख जाते हो, आप आर्ग्यूमेंट को खुद से प्रिपेयर करना सीख जाते हो, आप ये सीख जाते हो कि आपसे जो क्वेश्चन
क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनका आंसर कैसे करना है और किस तरह से आपको खुद भी क्वेश्चन पूछना अदर साइड के लिए। तो बेसिक क्या है, आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ डेवलप हो जाती है, आप सारी क्वालिटीज़ सीख लेते हो जो लीगल प्रोफेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। नाउ व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ एन एडवोकेट? एडवोकेट की ड्यूटी क्या होती है? तो एन एडवोकेट हैव सेवरल ड्यूटीज टू बी परफॉर्म्ड, लाइक ड्यूटी टुवर्ड्स कंट्री, ड्यूटी टुवर्ड्स कम्युनिटी, ड्यूटी टुवर्ड्स कोर्ट, ड्यूटी टुवर्ड्स क्लाइंट एंड ड्यूटी टुवर्ड्स द अपोजिट काउंसिल, ड्यूटी टुवर्ड्स द कलीग्स, ड्यूटी टुवर्ड्स टू रेंडर लीगल एड। ठीक, तो मेन आपको 5 याद रखना है ऊपर से नीचे। सबसे पहले ड्यूटी आपकी होती है कंट्री के प्रति, देन आपकी होती है कम्युनिटी के प्रति, देन आपकी कोर्ट के प्रति, इसके बाद आपकी क्लाइंट के प्रति और आपके कलीग के प्रति। 5 ड्यूटीज़ जो है आपकी कंपलसरी है एंड अगर आप एडवोकेट बनना चाहते हो, एडवोकेट बनते हो तो। अब अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मूट कोर्ट्स आर देयर? कितने तरह के मूट कोर्ट्स होते हैं? तो मूट कोर्ट्स बेसिकली 2 तरह के होते हैं, बाय द प्रोसीड्यूर इन विच दे आर डील्ड विद एंड बाय द एरिया ऑफ लॉ कंसर्न। यानी प्रोसीड्यूर और एरिया 2 होते हैं मूट कोर्ट। कैसे डिसाइड होते हैं? एक तो प्रोसीड्यूर के हिसाब से और एक एरिया के हिसाब से। प्रोसीड्यूर क्या होता है? बाय द प्रोसीड्यूर इन विच दे आर डील्ड विद, लाइक फॉर एन आर्बिट्रेशन द प्रोसीड्यूर ऑफ आर्बिट्रेशन इज फॉलोड व्हेन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। सिमिलरली क्रिमिनल मूट इज क्रिमिनल प्रॉब्लम, मतलब जब क्रिमिनल केस होता है तो क्रिमिनल प्रॉब्लम क्रिमिनल मूट में सॉल्व होता है। आर्बिट्रेशन वाली जो होती है वो आर्बिट्रेशन के उससे फॉलो होते करके सॉल्व होता है। तो प्रोसेस क्या होता है? हर केस के हिसाब से प्रोसेस उसका डिसाइड होता है, इसी को बोलते हैं बाय द प्रोसीड्यूर। और बाय द एरिया ऑफ लॉ कंसर्न, फॉर एग्जाम्पल टैक्स मूट अलग होते हैं, कॉर्पोरेट मूट अलग होते हैं, बैंक करप्टी लॉ मूट अलग होते हैं, एनिमल प्रोटेक्शन PIL अलग, ह्यूमन राइट्स मूट अलग, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ मूट अलग एंड एंटी ट्रस्ट लॉ मूट अलग होते हैं। तो आप 2 पे फोकस रहिए ताकि आप उसके बारे में थोड़ा बता सके। जैसे एनिमल प्रोटेक्शन PIL और ह्यूमन राइट्स बहुत आसान है, जिसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय द एरिया में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय अ प्लेंट एंड अ प्लेंटिफ? तो व्हाट डू यू मीन बाय अ प्लेंट एंड अ प्लेंटिफ? तो अ प्लेंट इज द प्लीडिंग और रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ द प्लेंटिफ इन विच द पार्टी मेकिंग एलिगेशन इन द फॉर्म ऑफ सूट एंड पार्टी हु इज मेकिंग एलिगेशन ऑन द अदर पार्टी इज कॉल्ड प्लेंटिफ। मतलब प्लेंट को हिंदी में बोलते हैं वाद और प्लेंटिफ को बोलते हैं वादी। तो जो वाद दायर किया जाता है वो रिटन होता है, रिटन डॉक्यूमेंट में वाद दायर किया जाता है, और जो दायर करता है उसको बोलते हैं वादी यानी कि प्लेंटिफ। अब वो जो वाद दायर करता है उसमें क्या होगा? तो ऑब्वियस है एलिगेशन होगा। किस फॉर्म में होगा? इन द फॉर्म ऑफ सूट। और किसके लिए होगा? अदर पार्टी के लिए होगा। एलिगेशन किसके लिए होंगे? अदर पार्टी के लिए लगाए गए होंगे। तो प्लेंट क्या है? एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है, रिटन डॉक्यूमेंट, जिसमें एलिगेशंस दायर किए जाते हैं रिटन फॉर्मेट में। प्लेंटिफ क्या होता है? जो वो वाद दायर करता है। व्हाट आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ प्लेंट? अब जब वाद दायर करेंगे तो उसके एसेंशियल, जैसे आप कोई आंसर भी लिखते हो तो उसके एसेंशियल पार्ट होते हैं ना, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। उसी तरह से जब प्लेंट दायर करते हैं, वाद दायर करते हैं, उसके भी एसेंशियल पार्ट होते हैं 4। सबसे पहला होता है ऊपर आप हेडिंग और टाइटल डलवाते हो, उसके बाद मतलब वो किस चीज़ से रिलेटेड है वो वाद, उसके बाद आप बॉडी ऑफ द प्लेंट, वाद का पूरा स्टोरी लाइन जो है वो क्लियर करते हो। देन थर्ड में आप डालोगे रिलीफ क्लेम्ड कि आपको उससे रिलीफ क्या क्या चाहिए, एंड फोर्थ में डालोगे अपना वेरिफिकेशन, सिग्नेचर ऑफ प्लेंटिफ एंड हिज काउंसिल, पूरा उसका डिटेल कहते हैं ना आप अप्रूवल जो होता है वो आप करते हो। तो 4 पार्ट होते हैं प्लेंटिफ के। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रिटन स्टेटमेंट? रिटन स्टेटमेंट क्या होता है? तो रिटन स्टेटमेंट होता है इज द रिप्लाई ऑफ डिपेंडेंट। तो पहला आपको इसका कीवर्ड याद रखना है कि रिटन स्टेटमेंट अगर आपसे पूछा जाए तो आप सीधे बोलोगे कि डिफेंडेंट जो होता है, जिसके खिलाफ वाद दायर किया गया है, उसको डिफेंडेंट बोलते हैं। वो जो रिप्लाई देता है उसी को बोलते हैं रिटन स्टेटमेंट। तो अ डिफेंडेंट इज अ प्ली अगेंस्ट हुम द प्लेंट और सूट इज फाइल्ड बाय द प्लेंटिफ। तो वादी ने जिसके खिलाफ वाद दायर किया वो अपनी तरफ से एक रिटन रिप्लाई देता है, जिसको बोलते हैं रिटन स्टेटमेंट। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 पार्ट्स ऑफ रिटन स्टेटमेंट? अब उसको कौन कौन से पार्ट में रिप्लाई देना हो? तो सबसे पहले इन्हें रिटन स्टेटमेंट वो क्या देगा? एडमिशन और डिनायल। वो अपने पे जो भी उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया उसको स्वीकार कर रहा है या उसको डिनायल कर रहा है। दूसरा है कि एडिशनल प्ली इफ एनी, अगर उसको कोई और दलील देनी है, अतिरिक्त दलील, एडिशनल प्ली मतलब कोई अतिरिक्त दलील देनी है तो वो भी उसमें ऐड करेगा। और थर्ड नंबर पे वेरिफिकेशन एंड सिग्नेचर ऑफ पार्ट एंड काउंसिल, और थर्ड नंबर पे अपना वेरिफिकेशन और सिग्नेचर करेगा। तो ऑब्वियस जिसके खिलाफ इल्जाम लगा, जिसके ऊपर लगा, वो 3 चीज़ तो करेगा, या तो उसको एक्सेप्ट करेगा या डिनायल करेगा। दोनों ही केस में उसको अपना एडिशनल दलील दे करके उसमें अटैच करना पड़ेगा, और थर्ड नंबर पर उसको अपना वेरिफिकेशन और सिग्नेचर देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्लीडिंग? अब प्लीडिंग क्या होती है? तो प्लीडिंग को हिंदी में बोलते हैं दलील। अब दलील किसके किसके बीच होगा? वादी और प्रतिवादी के बीच में, यानी कि
जो प्लेंटिफ है और जो डिफेंडेंट है दोनों के बीच में। तो प्लीडिंग आर द रिटन डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। तो अब प्लेंटिफ ने भी एक रिटन डॉक्यूमेंट दे दिया और डिफेंडेंट ने भी रिटन डॉक्यूमेंट दे दिया। इन दोनों को क्या बोलते हैं? प्लीडिंग। वादी और प्रतिवादी का जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है, दलील जो होती है रिटन फॉर्म में, उसको बोलते हैं प्लीडिंग। व्हाट डू यू मीन बाय एफिडेविट? एफिडेविट अक्सर आपने सुना होगा, क्या होता है एफिडेविट को? हिंदी में बोलते हैं हलफनामा। तो प्लीडिंग आर द रिटन डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। डिफेंडेंट और प्लेंटिफ यानी कि जो वादी और प्रतिवादी दोनों हैं, उन दोनों को रिटन डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है हलफनामे के रूप में, डिक्लेरेशन के साथ। हलफनामा बेसिकली है कि आपका डिक्लेरेशन होना चाहिए, इसीलिए उसको बोलते हैं एफिडेविट। अगर आपने डिक्लेरेशन रिटन उसमें किया है तभी वो एफिडेविट माना जाएगा। और एफिडेविट क्या होगा? एन एफिडेविट इज अ रिटन डिक्लेरेशन ऑफ अ पार्टी adjudication passed by the judges which determines the right of the parties with regard to sorry हाँ, an affidavit is a written declaration of a party administrating a court even the proper authority। बिना proper authority के क्या होगा? एफिडेविट नहीं माना जाएगा जब तक किसी proper authority का साइन नहीं हो, उस पर गेस्टेज ऑफिसर का साइन नहीं होगा तब तक वो एफिडेविट नहीं माना जाएगा। अब अगला है व्हाट डू यू मीन बाय डिक्री? डिक्री क्या होता है? तो डिक्री को हिंदी में बोलते हैं हुक्म करना। तो एक होता है ऑर्डर यानी कि आदेश, और एक होता है डिक्री। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि डिक्री किस में है। तो सीपीसी के सेक्शन 2(2) में डिक्री दी हुई है। अब इसका डिफिनेशन कैसे दिया? फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन education passed by the judge which determines the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit and may be either preliminary or final। तो इसको बोलते हैं, ये क्या करता है? राइट्स ऑफ द पार्टीज, पार्टीज के राइट्स को बताता है। और ये करते हुए एक फॉर्मल एक्सप्रेशन बताया जाता है, दिया जाता है, लेकिन ये प्राइमरीली होता है, फाइनल डिसीजन नहीं होता है। ये जो भी मैटर होता है उसका एक बेसिक कहते हैं ना जिस्ट जो होता है वो दिया जाता है, जिसको बोलते हैं डिक्री, और जो है 2(2) में। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन ऑर्डर? ऑर्डर क्या होता है? जैसा कि मैंने डिक्री के समय बताया, ऑर्डर आदेश को बोलते हैं, और ये दिया हुआ है सेक्शन 2(14) यानी 214 में दिया हुआ सीपीसी के। तो लाइक डिक्री ऑर्डर इज ऑल्सो एन एडजुडिकेशन बाय द कोर्ट, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज टू द सूट। मतलब एक ऑर्डर जो होता है ये डिक्री की तरह होता है, जो कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है अपने डिसीजन का, कि मतलब एक लेआउट होता है, डिसीजन जो सुनाया जाएगा उसी का एक लेआउट होता है दोनों पार्टीज के लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जजमेंट? अब फाइनली जजमेंट क्या होता है? तो ये है 2(9) में। 2(2) में क्या है? डिक्री। 2(14) में क्या है? ऑर्डर। 2(9) में क्या है? जजमेंट। तो जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर। डिक्री और ऑर्डर क्यों इंपॉर्टेंट होता है? कि डिक्री और ऑर्डर के हिसाब से जज जो है फाइनल जजमेंट देता है, और ये फाइनल होता है। तो ये आपके लिए धारा याद रखना जरूरी है कि 2(9) में जो जजमेंट है, और जजमेंट किसके आधार पे दिया जाता है? डिक्री और ऑर्डर के हिसाब से दिया जाता है। और डिक्री और ऑर्डर किस में है? तो 2(2) और 2(14) में है। अब हु इज प्लीडर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज प्लीडर? प्लीडर मतलब दलील करता। ये दिया गया है 2(15) में। तो 2(15) में जो सेक्शन 215 में जो दिया गया, प्लीडर मीन्स एनी पर्सन एंटाइटल्ड टू अपीयर एंड प्लीड फॉर अनदर इन कोर्ट इंक्लूड्स एन एडवोकेट, अ वकील एंड एन अटॉर्नी ऑफ अ हाई कोर्ट। प्लीडर वही, दलील करता वही हो सकता है जिसको कानून का नॉलेज हो, जो एंटाइटल्ड हो कानून का अपने दलील को पेश करने के लिए किसी भी कोर्ट में, जैसे कि कोई एडवोकेट होगा, कोई वकील होगा, कोई अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट होगा। कोई 3 एग्जाम्पल पूछे प्लीडर का तो आपको ये पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव? अब प्लीडर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव सुनने में तो एक ही जैसे लगते हैं, क्योंकि दलील करता भी जो कानूनी रूप से जानकार होगा वही दलील करता बनेगा, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी वही हुआ। तो ये किस में दिया हुआ है? 2(11) में दिया हुआ, 2(11) में दिया है सीपीसी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में। इसको बोलते हैं हिंदी में कानूनी प्रतिनिधि। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स अ पर्सन हु इज लॉ रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन एंड इंक्लूड एनी पर्सन हु intermeddles with the state of the deceased and where a party sues or is sued in a representative character the person on whom the state develop on the death of the party so suing or sued। अब इंग्लिश में बहुत टफ लग रहा होगा तो मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताती हूँ कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव वही पर्सन हो सकता है जिसको लॉ का नॉलेज हो, जो लॉ को रिप्रेजेंट कर सके। कहाँ कर सके? कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सके। और कई बार किसी की जगह पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव कानूनी प्रतिनिधि को चुना जाता है, जैसे कि कोई अपना वारिस चुनता है,
ठीक है। कोई ट्रस्टी चुनता है, कोई नाबालिग किसी का बच्चा है और वो ट्रस्टी के रूप में किसी को चुनता है कि जब तक मेरा बच्चा नाबालिग है तब तक मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव ये ट्रस्टी होगा। कोई वकील को चुनता है। तो अगर आपसे कोई पूछे तो वारिस, ट्रस्टी और वकील, ये तीन जो होते हैं ये क्या होते हैं? लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अब अगला है व्हाट डू यू मीन बाय डिक्री होल्डर। डिक्री होल्डर क्या होते हैं? तो ये है 2(3) में, सीपीसी के 2(3) में डिक्री होल्डर। इसका मतलब होता है एनी पर्सन इन हुज फेवर और डिक्री हैज़ बिन पास्ड और ए ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज़ बिन मेड। जब डिक्री पारित किया जाता है तो जिसके फेवर में डिक्री होता है ना, जिसको दिया जाता है हुक्म, वही डिक्री होल्डर होता है, क्योंकि उसके पक्ष में ही डिक्री बनाई जाती है, तो वो क्या हो जाएगा? डिक्री होल्डर हो जाएगा। और ये किसमें? सेक्शन 2(3) में। अगला है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जजमेंट डिबेटर। जजमेंट डिबेटर जिसको हिंदी में बोलते हैं निर्णय देनदार, ये है सेक्शन 210 में सीपीसी के। तो जजमेंट डिबेटर वो होता है मीन्स एनी पर्सन अगेंस्ट हुम अ डिक्री हैज बीन पास्ड और ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड। जस्ट उल्टा, डिक्री होल्डर के जस्ट अपोजिट जो होता है उसको बोलते हैं जजमेंट डिबेटर। जिसके अगेंस्ट में डिक्री पास की जाती है उसको क्या बोलते हैं? जजमेंट डिबेटर, यानी कि निर्णय देनदार। अब हु इज जज, ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये धारा याद होनी चाहिए। सेक्शन 215 में दिया गया जज के बारे में। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट इज कॉल्ड अ जज। सिंपल, जो जजमेंट पास करते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो कोर्ट के होते हैं उन्हीं को जज कहा जाता है। और ये है सीपीसी के धारा 215 में। अब अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन आर देयर। कितने तरह के एग्जामिनेशन होते हैं डिसीजन आने से पहले? तो 3 तरह के एग्जामिनेशन होते हैं। तो एग्जामिनेशन इन चीफ, एक होता है क्रॉस एग्जामिनेशन, एक होता है री एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन जो दलील करते हैं ना आपस में एक दूसरे से क्रॉस किसी भी फैक्ट पर, और री एग्जामिनेशन कई बार डिसीजन आने के बाद जैसे री एग्जामिनेशन होता है वो होता है। अगला है व्हाट डॉक्यूमेंट आर नीडेड फॉर फाइलिंग अ सूट। सूट को फाइल करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है? तो एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूटिंग और फाइलिंग अ सूट द प्लेंटिफ नीड्स अ प्लेंट कोर्ट रिसिप्ट, वकालतनामा ऑफ एन एडवोकेट और अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट एफिडेविट्स। मतलब मेन आपके क्या क्या रहना चाहिए जब फाइल कर रहे हैं सूट को? तो सबसे पहले वाद यानी प्लेंट, कोर्ट की रिसीप्ट होनी चाहिए, वकालतनामा होना चाहिए उस एडवोकेट के पास, और डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो एफिडेविट यानी कि साइन किए हुए होने चाहिए। 4 चीज़ें कंपलसरी हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एविडेंस। साक्ष्य क्या होते हैं? बहुत सिंपल है, फैक्ट्स होते हैं, साइंस होते हैं दैट मेक यू बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू। पार्टी प्रेजेंट इन देयर केस टू मेक इट स्ट्रॉन्ग। अपने केस को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए साक्ष्यों की जरूरत पड़ती है। और साक्ष्य किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, फैक्ट्स के रूप में हो सकते हैं, साइंस के रूप में हो सकते हैं, और डिजिटल साक्ष्य होते हैं। तो बेसिकली एविडेंस क्या है? अपने केस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो पार्टी प्रेजेंट करती है, केस को ट्रू दिखाने के लिए, उसको साक्ष्य बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अपील। अपील क्या होती है? इन लॉ एन अपील इज द प्रोसेस इन विच केसेस आर रिव्यूड बाय अ हायर अथॉरिटी where parties request a formal change to an official decision. Appeal function both as a process for error correction as well as process of clarifying and presenting law. तो जब आपके घर में भी कई बार होता होगा कि आप जैसे बच्चे हैं घर में, तो बच्चे एक ही बात के लिए बार बार बोलते रहते हैं, वो अपील नहीं हो सकती, वो रिक्वेस्ट होता है। अपील क्या होती है कि हमेशा अपील जिस कोर्ट से आपको डिसीजन मिला उससे हायर अथॉरिटी में ही अपील कर सकते हैं। अपील या तो आप डिसीजन से अगर आप खुश नहीं है तो कर सकते हैं, या ऑफिशियल डिसीजन के अलावा फॉर्मल चेंजेस उसमें करना है, दोनों ही प्रोसेस में अपील हो सकता है। करेक्शन करवाने के लिए अपील हो सकता है, बट सेम कभी भी सेम पावर में नहीं हो सकता, हमेशा हायर अथॉरिटी में होगा अपील। व्हाट डू यू मीन बाय रेस जुडिकाटा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है सेक्शन 11 सीपीसी में। द टर्म रेस मीन्स a thing and judicata means already decided. So the expression res judicata collectively means a thing already decided by a court of justice. No court shall try any suit or issue in which the subject matter and parties are the same and had already been tried by the court of competent jurisdiction. तो यहाँ अपील के जस्ट खिलाफ वो हो गया रेस जुडिकाटा। जब कोर्ट ऑलरेडी किसी चीज़ को डिसाइड कर चुकी है तो वो चेंज नहीं हो सकता है। सब्जेक्ट मैटर पे पार्टीज में अगर दोनों सेम है, सब्जेक्ट मैटर भी सेम है, पार्टीज भी सेम है, कोई चेंजेस नहीं है और ऑलरेडी कोर्ट ने उस पर डिसीजन दे चुका और उसके जुडिक्शन में ही है, तो फिर उस पर कोई चेंजेस जो नहीं हो सकता वो होता है रेस जुडिकाटा। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुडिक्शन। जुडिक्शन मतलब क्षेत्राधिकार। तो द वर्ड जुडिक्शन लिटरली मीन्स द पावर एंड एक्सटेंड ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट टू ट्राई द केसेस। इसीलिए हायरार्की बनाई गई ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ताकि वो अपने जुडिक्शन में रह करके डिसीजन दे सकते हैं। क्षेत्राधिकार में रह करके, जुडिक्शन मतलब क्या हुआ? क्षेत्राधिकार, यानी किस चीज़ का क्षेत्राधिकार? उनके पावर का, अथॉरिटीज़ का, कोर्ट के। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय एस्टोपेल। एस्टोपेल को बोलते हैं हिंदी में विबंधन। तो एस्टोपेल प्रिवेंट अ मैन फ्रॉम सेइंग वन थिंग एट वन टाइम एंड डूइंग अदर टू अनदर टाइम। दावे से जब कोई मुकरने की कोशिश करता है ना, उसको बोलते हैं एस्टोपेल, कि वो अलाउड ही नहीं है।
कि प्रिवेंट करता है किसी भी इंसान को एक बार में एक चीज़ और दूसरे टाइम में दूसरी चीज़ करने से। कई बार गवाह जैसे मुकर जाते हैं, उसको बोलते हैं एस्टोपेल। व्हाट इज पावर ऑफ अटर्नी? पावर ऑफ अटर्नी अक्सर मूवीज में आपने सुना होगा कि पावर ऑफ अटर्नी, जिसको पीओए बोलते हैं, इज अ लीगल इंस्ट्रूमेंट दैट अलाउज अ पर्सन टू अपॉइंट अनदर पर्सन टू मैनेज योर प्रॉपर्टी। अगर आप कहीं जा रहे हैं, विदेश घूमने कई बार जाते हैं लोग, 2-3 साल के लिए कोई बाहर गया तो अपनी पावर ऑफ अटर्नी अपनी फैक्ट्री की, घर के, किसी को दे के जाते हैं। कोई मेडिकल रीजन से दे के गया, अपना फिनेंशियल सारी चीज़ें जो होती है ना, ऑन द बिहाफ ऑफ, आपकी जगह पे, आपके एब्सेंस में जो सारी चीज़ें देख रहा है, उसको जो पावर दी जाती है उसको बोलते हैं पावर ऑफ अटर्नी। अब अगला है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री ट्रायल प्रिपरेशन? प्री ट्रायल प्रिपरेशन कैसे होती है, क्या होती है? तो प्री ट्रायल प्रोसीड्यूर इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ ट्रायल प्रैक्टिस लाइक अक्योर बाय ट्रायल। दीज स्टेजेस इंक्लूडिंग फाइलिंग अ लॉ सूट, आंसरिंग अ कंप्लेंट, डिस्कसिंग मोशन प्रैक्टिस एंड ट्रायल प्रिपरेशन। तो प्री ट्रायल प्रोसीड्यूर क्या होता है? इसमें सारे एस्पेक्ट होते हैं ट्रायल प्रैक्टिस करने के, जिसमें आपको सारे स्टेजेस फुलफिल करने होते हैं। जैसे कि पहले एक लॉ सूट फाइल करना है, फिर आंसरिंग करना है कंप्लेंट को, फिर उस पर डिस्कशन करना है, फिर उसकी प्रैक्टिस करना है, फिर ट्रायल की प्रिपरेशन करना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय मूट कोर्ट असाइनमेंट? क्या होती है? तो मूट कोर्ट असाइनमेंट इज एन असाइनमेंट गिवन बाय द कॉलेज अथॉरिटी। आपको कॉलेज अथॉरिटी एक असाइनमेंट देती है टू द स्टूडेंट ऑफ मूट कोर्ट, सब्जेक्ट देती है, एन आर्टिफिशियल केस देती है, इन विच द स्टूडेंट हैज टू शॉर्ट आउट द केस एज द रियल एडवोकेट जज द इन रियल कोर्ट। स्टूडेंट को वो केस सॉल्व करना होता है जैसे रियल कोर्ट में किया जाएगा। स्टूडेंट हैज टू प्रिपेयर देयर केस विथ ऑल द नेसेसरी टॉपिक्स लाइक स्टेटमेंट ऑफ इशूज, समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट, लिस्ट ऑफ केसेज विद देयर जजमेंट एंड प्रेयर ऑन द बेसिक ऑफ देयर रिसर्च वर्क। पूरी फाइल तैयार होती है मूट कोर्ट असाइनमेंट में एक पर्टिकुलर केस के ऊपर और पूरे स्टेप बाय स्टेप। अगला क्वेश्चन है हाउ टू कंडक्ट इफेक्टिव इंटरव्यू। कोई भी वकील किसी क्लाइंट का इंटरव्यू इफेक्टिवली कैसे ले सकता है? तो कोई भी एडवोकेट जो होता है ना, वो एक डॉक्टर की तरह होता है और जो क्लाइंट आता है वो उसके पेशेंट की तरह होती है। तो आपको ऐसे जैसे आपके उनके साथ ऐसे बात करना है, सबसे पहले आपको पेशेंट्स के साथ उनको हियरिंग मतलब आपको सुनना होगा ताकि वो दिल खोल के अपने सारी बातें आपसे रख सके। उनको इनकरेज करना पड़ेगा ताकि वो रिवील कर सके एवरीथिंग और आपको सारी नॉलेज दे सके। इसीलिए कहते हैं कि डॉक्टर और वकील से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। इसलिए कहते हैं हाउ टू कंडक्ट इफेक्टिव इंटरव्यू। तो आप कैसे कंडक्ट कर सकते हो? तो हियरिंग आपका अच्छा होना चाहिए, पेशेंट्स के साथ सुनना चाहिए और जो क्लाइंट आया है उनको आपको कन्विंस करना होगा, इनकरेज करना होगा सारे फैक्ट और इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। अब उसी से लिंक क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय इंटरव्यू सेशन? क्या होता है? इंटरव्यू सेशन मीन्स अ क्लाइंट और जो भी पर्सन है वो आता है एडवोकेट से मिलने और एडवोकेट उनसे क्वेश्चंस करता है। एडवोकेट्स आस्क एनीथिंग इन डिटेल अबाउट द केस एंड एडवाइज हिम कामली अबाउट हिज प्रॉब्लम। और उसको प्रॉब्लम के बारे में सारी चीज़ें कामली जब समझाते हैं तो इसको बोलते हैं इंटरव्यू सेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लेंट? अब कंप्लेंट क्या होती है? तो ये सेक्शन 2D ऑफ CRPC ये डिफाइन करता है टर्म कंप्लेंट को। कंप्लेंट का मतलब होता है एलिगेशन, जो भी इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। पहले ओरली सुना जाता है और इन राइटिंग टू अ मजिस्ट्रेट, फिर उसको दिया जाता है टेकिंग एक्शन, उसके बाद एक्शन लिया जाता है अंडर दिस कोड एंड देन सम पर्सन वेदर नोन और अननोन हैज कमिटेड एन ऑफेंस बट नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। पर इसमें पुलिस रिपोर्ट नहीं होती है, ठीक है। तो आपको क्या चीज़ बताना, ध्यान क्या देना कि कंप्लेंट में कभी भी पुलिस रिपोर्ट नहीं होती है। किसी मजिस्ट्रेट को मौखिक या लिखित रूप से किया गया आरोप जो होता है वो कंप्लेंट कहलाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुलिस रिपोर्ट? अब पुलिस रिपोर्ट क्या होती है? तो ये सेक्शन 2R में CRPC में दिया है कि पुलिस रिपोर्ट मीन्स अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर टू अ मजिस्ट्रेट अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 173। द पुलिस रिपोर्ट इज द लास्ट स्टेज ऑफ अ सेवरल स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस। पहले पुलिस सारी चीज़ों पर इन्वेस्टिगेशन कर लेती है, उसके बाद जो पुलिस रिपोर्ट बनाती है उसी को बोलते हैं, ये लास्ट स्टेज होता है। द एक्शन टेकन बाय द मजिस्ट्रेट और ऑन द पुलिस रिपोर्ट अमाउंट टू द जुडिशियल प्रोसीडिंग। और उसके बाद ही मजिस्ट्रेट कोई एक्शन लेती है, पुलिस रिपोर्ट के हिसाब से ही मजिस्ट्रेट जो है वो एक्शन लेती है। अगला है व्हाट डू यू मीन बाय बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस। ये आपने पढ़ा भी होगा कि कुछ ऑफेंस ऐसे होते हैं जिन पे बेल मिल जाती है, कुछ ऑफेंस ऐसे होते हैं जिन पे बेल नहीं मिलती है। पर ये किस में है? CRPC के सेक्शन 2A में। डिफाइंस बेलेबल ऑफेंस एज एन ऑफेंस विच इज शोन बेलेबल इन फॉर फर्स्ट शेड्यूल और विच इज मेड बेलेबल बाय अदर और टाइम बिंग फोर्स। एंड नॉन बेलेबल मीन्स एनी अदर ऑफेंस। जो लोग जिस पे बेल नहीं मिल सकती वो सब क्या है? नॉन बेलेबल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल? तीनों को अलग अलग बताना है। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? ये फर्स्ट स्टेज ऑफ होता है क्रिमिनल केस का, made by a police officer or by any person who is authorized by a magistrate. It includes all the proceeding under this act for the collection of evidence conducted by the police officer. तो CRPC के 2H में इन्वेस्टिगेशन दिया गया जो कि फर्स्ट स्टेज होता है किसी भी क्रिमिनल केस का और किसके द्वारा होता है? पुलिस ऑफिसर के द्वारा होता है।
और इंक्वायरी क्या होती है, सेक्शन 2G में दिया गया CRPC के। ये सेकंड स्टेज होता है क्रिमिनल केस का। ये मजिस्ट्रेट बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट विद द ऑब्जेक्ट टू डिटरमाइन द ट्रूथ और फॉल्स ऑफ सर्टेन फैक्ट। किसी भी फैक्ट में कितना सही है कितना गलत है उसको क्या बोलते हैं, इंक्वायरी बोलते हैं। और जो कौन करता है, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करता है। थर्ड होता है ट्रायल। द टर्म ट्रायल हैज नॉट बीन डिफाइंड इन दिस कोड, हाउएवर इट मे बी टेकन टू मीन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग विच इन्वॉल्व डिटर्मिनेशन ऑफ अ कॉज टू बाय कंप्लेंट जुडिशियल ट्रिब्यूनल। तो ट्रायल कहाँ होता है, जुडिशियल ट्रिब्यूनल में होता है। अब लास्ट में बेसिक आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये पूरे कोर्ट की हायरार्की क्या है, फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट टू एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तक हायरार्की क्या है। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस एंड 25 अदर जजेस। इसके बाद आता है आपका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इन ईच डिस्ट्रिक्ट। हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। और दूसरी तरफ होते हैं मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स, जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज यानी सिटीज़ में होते हैं। अब मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में होता है एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है, एक सिविल सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट होते हैं, और एक होते हैं प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेस कोर्ट। 3 हो गए मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स में। और दूसरी तरफ आपका है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में, जो ईच डिस्ट्रिक्ट में होते हैं उसमें सबऑर्डिनेट जजेस कोर्ट होता है, प्रोविंशनल स्मॉल कॉजेस के सिविल कोर्ट होते हैं, एंड कोर्ट ऑफ सेशन होते हैं जो कि क्रिमिनल कोर्ट होते हैं ना। सबऑर्डिनेट जजेस कोर्ट के भी 2 पार्ट होते हैं, एक मुंसिफ कोर्ट और एक नायब पंचायत। और इसके बाद कोर्ट ऑफ सेशन में, क्रिमिनल कोर्ट में भी 2 होते हैं, सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट कोर्ट एंड पंचायत अदालत। फिर आपका सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी होता है एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है, और एक होता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट। तो इसका आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा ऊपर से नीचे तक, ताकि आपको हायरार्की क्लियर रहे और कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि ये हमारे बेस है LLB का। जब आप पढ़ रहे हैं ना लॉ का, ये बेस है कि आपको हायरार्की ऑफ कोर्ट्स पता होना चाहिए। अब इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन रह गया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगर आप वाइवा दे रहे हैं, आपके फ्रेंड्स दे रहे हैं, तो इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। LLB की सारी क्लासेस चैप्टर वाइज, बुक वाइज, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, बैक ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, सारा कुछ चैनल के प्लेलिस्ट LLB क्लासेस में दी हुई। आप चाहें तो उसको जरूर देखिएगा, और अच्छी लगेगी तो चैनल के सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिएगा।